नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से चल रही असमंजस की स्थिति को अब ईरान ने खत्म कर दिया है। मंगलवार को ईरान ने न सिर्फ नसरल्लाह बल्कि हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत का जवाब देते हुए इजराइल पर एक तगड़ा मिसाइल हमला किया और 180 से ज़्यादा मिसाइलों को दागते हुए इजराइल ने ये मैसेज भी दे दिया कि वो जंग से डरता नहीं है। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान की ओर से कहा गया था कि बदला लेने का काम तो हिजबुल्लाह करेगा, लेकिन जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की आवाम को डायरेक्ट संबोधित करते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया और संकेत दिया कि उनके निशाने पर ईरान के लोग नहीं बल्कि उसका निजाम है, यानी उसकी सरकार चला रहे लोग हैं, तो ईरान को ये एहसास हो गया कि अमेरिका अब इजराइल के जरिए ईरान में रिजीम चेंज करने की कोशिश कर सकता है। रिजीम चेंज यानी सत्ता में बदलाव, जैसा कि अमेरिका अक्सर कई देशों में करता रहा है। पुतिन की तरफ से भी आरोप लगता रहा है कि रूस में अमेरिका यूक्रेन के जरिए रिजीम चेंज करना चाहता है। उसी रिजीम चेंज की बात कही गई, उसी रिजीम को निशाना बनाया नेतन्याहू ने और फिर ईरान को लगा कि शायद अब वक्त आ चुका है कि रिजीम चेंज की अमेरिका की इस कोशिश से पहले ही हमला करके अपनी ताकत दिखा दी जाए। अब बारी इजराइल की है। इजराइल का कहना है कि वो बदला लेगा, वक्त और स्थान अपनी हिसाब से तय करेगा। हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल की फौज के प्रवक्ता डेनियल हगारी, आजकल उन्हीं के बयान सबसे ज़्यादा आते हैं। डेनियल हगारी का कहना था कि सही वक्त और सही जगह चुनकर ईरान को जवाब दिया जाएगा, जबकि इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का कहना है कि ईरान ने कोई सबक नहीं सीखा है। जो इजराइल पर हमला करता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जाहिर सी बात है, पिछले 1 साल से चल रहे तनाव के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में ये सबसे क्रिटिकल वक्त है और अब एक बड़ी जंग मुंह बाए खड़ी है। ईरान ने तो हमला अप्रैल में भी किया था इजराइल के ऊपर, जब दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी में एक दूतावास में उसके कुछ डिप्लोमेट्स की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हुई थी। उसके बाद भी ईरान ने एक हमला किया था, मिसाइल हमला इजराइल पर, जिसका जवाब इजराइल ने दिया था काफ़ी हल्का हमला करके। ईरान का हमला भी काफ़ी हल्का था और बात खत्म हो गई थी। उसे एक प्रतीकात्मक बदला बताया गया था, लेकिन अब हालात अलग है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे ख़ास मिलिशिया माना जाता है और ख़ास तौर से नसरल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बेहद करीबी थे। आज भी खामनेई की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि वो किस तरह से दुख में है और शोक में है जो कुछ भी लेबनान में हुआ है, नसरल्लाह की मौत के बाद हुआ है उससे। तो ऐसे माना जा सकता है कि एक बड़ी जंग अब मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अगर जंग होती है तो क्या इजराइल और ईरान की मिलिट्री पावर है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जवाब देंगे, वैसा जवाब देंगे कि ईरान भूलेगा नहीं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने जवाब दे दिया है, अब भी अगर इजराइल ने सबक नहीं सीखा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो फिर ऐसे में दोनों देशों की ताकत को थोड़ा तौल लिया जाए। ईरान की ताकत की बात करते हैं। एक वक्त था जब ईरान की फौज को काफ़ी कमज़ोर माना जाता था। 1980 से 1988 के बीच में इराक और ईरान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान को काफ़ी चोट पहुंचाई थी, ख़ास तौर से उसकी फौजी ताकत को। युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। इसके बाद अमेरिका और उसके साथी देशों की पाबंदी के चलते ईरान की इकोनॉमी तो काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ईरान ने रूस और चीन जैसे मुल्कों के साथ दोस्ती करके अपनी फौजी ताकत को काफ़ी बढ़ा दिया है। अगर ईरान और इजराइल के बीच फौजी ताकत की हम तुलना करें तो ईरान की फौज में करीब 6.25 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि इजराइल के एक्टिव सैनिकों की संख्या करीब 2.25 लाख है। ईरान के पास 4071 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास 2200 टैंक हैं। ईरान के पास 69,885 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि इजराइल के पास 56,290 बख्तरबंद वाहन हैं। ईरान के पास 2050 तोपें हैं, जबकि इजराइल के पास इस तरह की आर्टिलरी की संख्या बस 300 ही है। ईरान के पास मौजूद मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की संख्या 1085 है, जबकि इजराइल के पास ये बस 300 की संख्या में ही मौजूद है। इजराइल की तुलना में ईरान की थल सेना काफ़ी मजबूत है, लेकिन बात अगर एयरफोर्स की जाए तो फिर ईरान की एयरफोर्स के पास
541 एयरक्राफ्ट और 196 जेट्स हैं। उसके पास 23 अटैक एयरक्राफ्ट भी हैं, 126 हेलीकॉप्टर्स और 86 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ईरान की एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हैं। यहाँ पर गौर करने की वाली बात यह है कि अमेरिकी पाबंदियों के चलते ईरान अपनी एयरफोर्स में ज़्यादा इजाफा नहीं कर सका और उसके पास जो मौजूद हैं फाइटर जेट्स वो पुराने हैं, वो उस वक्त के हैं जब 1779 में ईरान में क्रांति हुई थी और इस्लामिक शासन आया था। उससे पहले जो अमेरिका समर्थक सरकार थी और उस सरकार को अमेरिका ने जो फाइटर जेट्स दिए थे, हेलीकॉप्टर्स दिए थे, वही फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर ज़्यादातर इस वक्त ईरान की एयरफोर्स में है। ईरान को अपनी इस कमजोरी का एहसास है और उसको भांपते हुए ईरान ने अपनी अब फाइटर जेट्स ना बना पाने की अपनी जो उसकी मजबूरी है, उससे पार पाने के लिए उसने मिसाइल पावर और ड्रोन पावर को काफ़ी बढ़ा लिया है, जो फाइटर जेट्स की तुलना में हवाई हमले का एक अच्छा विकल्प है। इजराइल के पास इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 ज़रूर मौजूद है, लेकिन ईरान के पास मौजूद मिसाइलों का जखीरा और उसकी हवाई पावर को इजराइल की टक्कर का बना देता है बेशक। यानी भले ही उसके पास इजराइल के पास फाइटर जेट हो अच्छे, लेकिन उसकी मिसाइलें उसको टक्कर का बना देती हैं, ईरान की मिसाइलें। ईरान की नेवी भी इजराइल की तुलना में काफ़ी मजबूत है। ईरान के पास फतेह नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है, जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी इसकी जद में इजराइल का कोई भी इलाका आ सकता है। अभी जो हमला हुआ है मंगलवार की शाम को, उसमें फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कई तरह से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। जॉर्डन के ऊपर उन्हें इंटरसेप्ट किया गया, जॉर्डन के आसमान के ऊपर अमेरिकन सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट किया, इजरायली सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट किया, लेकिन फिर भी कई ईरानी मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बाकी जगहों पर जाकर गिर गईं। इसका मतलब ये है कि इजराइल की क्षमता, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम या उसको मदद देने वाले अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कितना ही काबिल और कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो, ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल में भीतर जाकर गिर सकती हैं। और इजराइल और ईरान के बीच कहीं पे भी सीमा नहीं मिलती है। दोनों देश एक दूसरे से 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लिहाजा जंग का पहला हिस्सा अगर जंग होती है तो आसमान के जरिए ही लड़ा जाएगा, जैसे ईरान ने हमला किया या इजराइल हवाई हमला कर सकता है। लेकिन ईरान के पास एक एडवांटेज और है, और वो एडवांटेज है उसके प्रॉक्सी मिलिशिया, जिनमें सबसे मजबूत है हिजबुल्ला। इजराइल के हवाई हमलों के चलते जो पिछले दिनों हुए हैं, फिलहाल जरूर हिजबुल्ला कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन इजराइल की सीमा पर लेबनान में मौजूद उसके हज़ारों की संख्या के लड़ाके ज़मीन के जरिए इजराइल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के एक और पड़ोसी सीरिया में भी ऐसे कई मिलिशिया हैं जिनके लड़ाकों को हिजबुल्ला ने ट्रेंड किया है। वहाँ एक बकीर ब्रिगेड भी है जिसे IRGC ने ट्रेंड किया है, जो कि ईरान का संगठन है। इन सभी संगठनों के पास, यानी इन सभी मिलिशियाओं के पास हज़ारों की संख्या में लड़ाके हैं जो वक्त आने पर इजराइल की सीमा में घुस सकते हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इजराइल की सीमा 4 देशों से लगती है: इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। इजिप्ट और जॉर्डन जो कि इजराइल के पहले दुश्मन हुआ करते थे और उन्होंने पहले और दूसरा अरब इजराइल वॉर लड़ा, और इजिप्ट ने तो तीसरा अरब इजराइल वॉर भी लड़ा सीरिया के साथ मिलकर। ये दोनों यानी इजिप्ट और जॉर्डन अभी इजराइल के दोस्त हो चुके हैं। जॉर्डन की धरती का इस्तेमाल तो इजराइल पर होने वाले ईरान के हमलों को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन सीरिया और लेबनान, ये 2 ऐसे मुल्क हैं जो कि इजराइल के दोस्त नहीं हैं। लेबनान में, साउथ लेबनान में हिजबुल्ला का गढ़ है, जहाँ उसके लड़ाके हज़ारों की संख्या में मौजूद हैं। दूसरा देश है सीरिया, जो कि इजराइल का पड़ोसी है, उसका दुश्मन है। फिलहाल सिविल वॉर से जूझ रहा है सीरिया। वहाँ की सरकार, बशर अल असद की जो सरकार है, वो अभी पूरे देश उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी सीरिया में कई ऐसे मिलिशिया, कई ऐसे संगठन मौजूद हैं जो बशर अल असद के इशारे पर काम करते हैं या जो ईरान के साथ हैं। और अगर जंग होती है तो सीरिया के रास्ते से भी ईरान के समर्थक लड़ाके, अगर जंग आगे बढ़ती है तो इजराइल में घुस सकते हैं। इजराइल के पास ऐसी सहूलियत नहीं है कि वो ईरान में ज़मीन के जरिए घुस सके। हालांकि इराक, सीरिया और कुवैत जैसे खाड़ी के कई देशों में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं जहां से ईरान में घुसा भी जा सकता है। लेकिन क्या अमेरिका ज़मीन पर जंग में इजराइल को बचाने के लिए अपनी फौजियों की भी जान की कुर्बानी देगा? इसमें थोड़ा संदेह है, ख़ासतौर से तब जबकि वो बड़ी मुश्किल से अफ़गानिस्तान और इराक से अपने सैनिकों की वापसी करा पाया है, और तब जबकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं नवंबर के महीने में। ऐसे में हमें नहीं लगता कि अमेरिका
इजराइल को किसी भी ज़मीनी जंग के लिए प्रोत्साहित करेगा और अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भेजेगा, क्योंकि अगर अमेरिकी सैनिक किसी भी तरह से मारे जाते हैं तो फिर वहाँ पर कमला हैरिस के लिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इस एंगल की तरफ भी सोचा जा रहा है। और वैसे भी ज़मीन पर ईरान के फौजियों के साथ साथ उसकी मिलिशिया के लड़ाके भी इजराइल के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अगर ईरान इजराइल के बीच फुल स्केल पर वॉर हुई तो इसका फोकस ज़मीन की बजाय आसमान पर ही होगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका जानते हैं कि ज़मीन पर ईरान मजबूत है, आसमान में ईरान की हवाई पावर, ईरान की एयरफोर्स उनकी तुलना में कमज़ोर है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।